दोस्तों, आज का इस फिल्म में थ्रिलर और सस्पेंस, फैमिली ड्रामा और थोड़ा लव बाइट्स भी है। दोस्तों, यह फिल्म आपको अंतिम तक सस्पेंस में रखे रहेगा। तो दोस्तों, बिना देरी के इस फिल्म को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो दोस्तों, फिल्म के शुरुआत में हम वासु नाम के क्रिएटर को देखते हैं, जो शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए अपने दोस्त प्रमोद के कैफे पर बहुत सारी लड़कियों से ऑडिशन लेता है। लेकिन वासु को एक भी लड़की उस फिल्म के लिए पसंद नहीं आता है। तभी प्रमोद वासु से पूछता है कि तुम्हें किस तरह की लड़की चाहिए। तो वासु बोलता है कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसका एक्सप्रेशन अच्छा हो और दिखने में सुंदर सुशील हो। तभी वासु का नजर उस कैफे में एक लड़की पर पड़ता है जिसका नाम कृति होता है, जो स्मोक कर रही थी, जिसका एक्सप्रेशन वासु को अच्छा लगता है। तो वासु प्रमोद को बोलता है कि यह लड़की हमारी फिल्म के लिए सही रहेगी। और वासु उस लड़की को स्मोक करते टाइम उसकी फोटो क्लिक कर लेता है। और उसके बाद कृति जब घर जा रही होती है तो वासु कृति से उस फिल्म में काम करने के लिए बात करने जाता है। लेकिन कृति उस फिल्म में काम करना के लिए मना कर देती है और घर जाने लगती है। तो वासु अपने दोस्त के साथ कृति का पीछा करते करते कृति का घर पहुंच जाता है। तब भी कृति के पापा वासु के देख लेते हैं और उनको लगता है कि यह दोनों लड़का मेरे बेटी को छेड़ रहा है। तभी वासु बोलता है कि मैं एक शॉर्ट फिल्म क्रिएटर हूं, जिससे कृति के पिता इंप्रेस हो जाते हैं। उसके बाद वासु कृति के पिता को बोलता है कि मैं कृति को उस फिल्म के लिए अप्रोच करने आया हूं, लेकिन वो नहीं मान रही है। तभी कृति के पापा कृति को समझाते हैं, फिर भी कृति नहीं मानती है। लेकिन वासु कृति को एक फोटो दिखाता है जिसमें कृति स्मोक कर रही थी, जिसको देख कृति फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो जाती है और बोलती है कि मैं सिर्फ 2 सप्ताह के लिए यहां हूं, उसके बाद मैं हैदराबाद छोड़कर हाई स्टडी के लिए मुंबई चली जाऊंगी। और उसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहां वासु कृति के घर कृति को बुलाने जाता है और उसके बाद उस स्क्रिप्ट पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक दिन वासु एमपी के घर के पास ड्रोन से फिल्म शूटिंग कर रहा था। तभी वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और उन सभी गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि वासु के पास ड्रोन का लाइसेंस नहीं था। जिससे वासु पुलिस को बोलता है कि हमें ले चलो, लेकिन उस लड़की को नहीं ले जाना। तभी पुलिस बोलता है कि मुझे लगा कि यह लड़की एमपी साहब का कोई है, लेकिन अब यह भी लड़की तुम्हारे साथ जेल जाएगी। और पुलिस जब उन सभी को पुलिस स्टेशन ले जाता है, वैसे ही कृति के पिता पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और उन सभी को बेल दिलवा देते हैं। और उसके बाद कृति उस फिल्म में काम करने के लिए मना कर देती है। लेकिन वासु कृति को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है, जिससे कृति उस फिल्म पर काम करने के लिए राजी हो जाती है और फिर से उस फिल्म पर काम करने लगते हैं। लेकिन एक दिन जब वह सब एक मार्केट में वीडियो शूट कर रहे थे, तभी कुछ गुंडा कृति से पूछता है कि मैडम, आप इस फिल्म का हीरोइन है? तो कृति बोलती है कि मैं ही इस फिल्म का हीरोइन हूं। तो वह गुंडा सब कृति से सेल्फी लेता है और कृति के बॉडी को वह सब टच करने लगता है, जिसे देखकर वासु को बहुत गुस्सा आ जाता है और वासु वो सभी गुंडा को बुरी तरह मरने लगता है। लेकिन एक गुंडा वासु के सिर पर मारता है, जिससे उसके कान से खून आने लगता है। उसके बाद वासु को कुछ पुरानी बातें याद आने लगते हैं। लेकिन कृति ये सब देखकर इंप्रेस हो जाती है और वासु को कृति प्यार करने लगी थी। और इधर हम देखते हैं वासु एक फिल्म डायरेक्टर को वह फिल्म दिखाता है, जिसे देखने के बाद उस डायरेक्टर को वह फिल्म बहुत पसंद आता है, जिससे वासु को एक नया फिल्म बनाने के ऑफर मिलता है, जिससे वासु बहुत खुश होता है और फिल्म पर काम करना स्टार्ट कर देता है। और एक दिन वह डायरेक्टर वासु को कॉल करके बोलता है कि मैं कल अमेरिका निकल रहा हूं और मैं 10 दिनों के बाद आऊंगा, इसलिए मुझे तुम स्क्रिप्ट दे दो। तो अगली सुबह वासु उस फिल्म स्क्रिप्ट को डायरेक्टर को दे देता है और उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां पर वासु अपने दोस्तों के पार्टी कर रहा होता है। तो उसी समय कृति भी वहां पर आ जाती है और कृति वासु के लिए एक शर्ट लाती है और वह शर्ट वासु को अच्छा लगता है। और उसके बाद वह सब बातें करते हैं और उसके बाद वहां से सब चले जाते हैं। और उसके बाद वासु और कृति आपस में इंटीमेट हो जाते हैं और उसी समय वासु के साथ वो सारी हरकतें होने लगती है जिस समय वासु कृति को गुंडा से बचाने गया था। और उसके कान से फिर खून गिरने लगते हैं और वासु के मुंह से एक लड़की का नाम निकलता है जिसका नाम रोजी होता है, जिसे सुनकर कृति को बहुत गुस्सा आता है। और कृति वासु को कहती है कि तुम जैसे लड़के का यही प्रॉब्लम है और तुम लोगों को एक लड़की से मन नहीं भरता है। और कृति वहां से चली जाती है और अगली सुबह वासु अपना दोस्त प्रमोद को सब कुछ बता देता है, जिससे सुनकर प्रमोद बोलता है
कि ये सब भूल कर फिर से स्टार्ट करो। उसके बाद वासु फिर वही जोश से काम करना शुरू कर देता है और कुछ दिन बाद एक फिल्म को रिलीज करता है और वह बहुत ही हिट होती है और लोगों को बहुत पसंद आता है। और इधर बॉलीवुड डायरेक्टर विशाल वासु से इंटरव्यू लेता है और आने वाले 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट देता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और वासु को अरेस्ट कर लेता है। जब वासु पूछता है कि मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं आप, तो पुलिस बोलती है आपने दूसरे की मूवीज को कॉपी किया है और मूवीज के ओनर ने आपको कॉपीराइट के चलते आप पर FIR किया है। और ये न्यूज आग के तरह वायरल हो गई। और इधर कृति के पिता कृति को कहते हैं कि वासु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो कृति पूछती है कि क्यों, तो वह बताते हैं कि वासु ने एक मूवीज को कॉपी किया है। यह सुनते ही कृति उदास हो जाती है और उसके बाद कृति अमेरिका से तमिलनाडु आ जाती है और वासु के दोस्त प्रमोद से मिलती है। और उसके बाद कृति एक वकील को बुलाती है और वह वकील उसकी चचेरी बहन होती है और उसका नाम पद्मावती होता है। और कृति उस केस के बारे पद्मावती को सभी बातों को बताती है, जिस पर पद्मावती प्रमोद से कहती है मुझे यह केस को लड़ने के लिए मेरे फिश का इंतजाम करो, लेकिन उससे पहले तुम अपने क्लाइंट से मिलवाओ। तो पद्मावती वासु से मिलने पुलिस स्टेशन जाती है और वासु को कहती है कि मैं तुम्हारा वकील हूं। तो वासु पद्मावती से पूछता है कि मुझे क्यों अरेस्ट किया गया है, जिस पर पद्मावती बताती है कि तुम पर कॉपीराइट उल्लंघन का केस किया गया है। दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी SR पब्लिशर ने तुम्हारे खिलाफ FIR किया है। उन्होंने तुम पर यह आरोप लगाया है तुमने उनके बंगाली और तेलुगु किताबों में से स्क्रिप्ट को चुराया है, जिस पर वासु बोलता है कि ये मेरा खुद का कंटेंट है, जिस पर पद्मावती बोलती है कि तुम अपने गुनाह को कबूल कर लो, इससे तुमको सिर्फ 6 महीनों का जेल होगा। तो वासु बोलता है कि जब मेरा ये खुद का कंटेंट है तो मैं क्यों गुनाह कबूल करूं। और ये कहानी लिखने के 2 दिन बाद राइटर्स एसोसिएशन से अप्रूव्ड करवाया था। तभी पद्मावती बोलती है ये किताबें 50 साल पहले पब्लिक हुआ था और तुम्हारा स्क्रिप्ट सेम टू सेम है। जब तुम इस स्क्रिप्ट को कॉपी ही किए हो तो कम से कम कैरेक्टर का नेम तो चेंज कर देते। इसे सुनकर वासु को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके कारण वकील से बहस कर लेता है, जिसकी वजह से वकील वहां से चला जाता है और कृति से कहती है कि मैं इसका केस नहीं लड़ सकती क्योंकि यह बहुत जिद्दी है। तो कृति पद्मावती से रिक्वेस्ट करती है, जिस पर पद्मावती बोलती है कि मैं सिर्फ इसका बेल दिला सकती हूं क्योंकि सामने वाला वकील कृष्णमूर्ति है, जो दुनिया के सबसे बड़े वकील है। उनके खिलाफ केस लड़ना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मरने जैसा है और मेरी सपना है कि मैं उनके जैसा वकील बनूं। जिस पर प्रमोद पद्मावती से कहता है कि यह तो अच्छा मौका है कि इतना बड़े वकील को फेस करोगी। और उसके बाद हम अगले सीन में हम कोर्ट का सीन देखते हैं, जहां पर वकील कृष्णमूर्ति जज से कहता है मेरे क्लाइंट के बुक को कॉपी करके US आरोपी ने इस पर फिल्म बना डाली और इन्होंने 2 स्क्रिप्ट को और चोरी करके बॉलीवुड इंडस्ट्री में बेच दिया है। और कृष्णमूर्ति यह भी कहता है कि 1970 में ये किताब को श्याम सिंह का रॉय ने लिखा था और मेरे पास इसका ओरिजिनल किताब भी है। और कृष्णमूर्ति जज से कहता है कि वासु को 5 साल का जेल और 10 करोड़ का जुर्माना लगाया जाए और इस फिल्म की कमाई में से आधा पैसा मेरे क्लाइंट को दिया जाए। और उसके बाद एक्स क्रॉस डिफेंस। पद्मावती बोलती है कि मेरे क्लाइंट निर्दोष है, जिस पर जज बोलता है कि आपके खिलाफ सभी एविडेंस है और आप कैसे साबित करेंगे कि आप बेगुनाह हैं। जिस पर वासु कहता है कि आप लाइव डिटेक्टिव चेक करके देख लीजिए, इससे यह पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूं या फिर झूठ। उसके बाद जज लाइव डिटेक्टिव के लिए वासु को भेजते हैं और वह टेस्ट होने के बाद कोर्ट में जब जज रिपोर्ट को देखता है तो वासु सच बोल रहा था। इस पर पद्मावती जज से कहती है कि मुझे कुछ दिनों का मोहलत चाहिए क्योंकि मैं अपने क्लाइंट के लिए एविडेंस को इकट्ठा कर सकूं। और उसके बाद जज वासु को अनकंडीशनल बेल दे देता है और सबूत को इकट्ठा करने के लिए 3 दिन का समय देता है। और इधर रात का सीन देखते हैं जहां पर वासु वही न्यूज को देख रहा होता है। तभी वहां पर कृति आती है और वासु से कहती है कि तुम पर यह शर्ट अच्छा लग रहा है, जिस पर वासु बोलता है कि यह शर्ट पहनने के बाद ही मैं अरेस्ट हुआ हूं। जिस पर कृति हंसने लगती है और वासु कृति को थैंक्स कहता है। तभी वहां पर पद्मावती आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। तो वासु बोलता है कि आपको भी थैंक्स बोलूंगा। और उसके बाद पद्मावती वासु से पूछती है कि तुम्हारी यह कहानी पूरी बुक से क्यों मिल रही है, जिस पर वासु बोलता है मुझे नहीं पता और उस बुक को देखने लगता है और पद्मावती बताती है कि SR के मतलब सिंगा रॉय भी हो सकता है।
और मैंने उस परिवार के बारे में पता लगाया जिसमें श्याम की माँ तेलुगु और पिता बंगाली थे और उनका शादी लव मैरिज हुआ था और वह पश्चिम बंगाल में बस गए। और श्याम के 3 भाई बहन थे और श्याम उनमें से सबसे छोटा था और उनका जन्म पश्चिम बंगाल के खड़गपुर जिला के कालिखा नामक गांव में हुआ था और वह कोलकाता में लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता बन गए। 1977 के बाद वो कहाँ गए किसी को नहीं पता है। और 85 में उनके सभी भाइयों कार एक्सीडेंट में मारे गए और मृत भाइयों के बच्चे ही इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं और उन्होंने तुम्हारे खिलाफ मामला दर्ज किया है। और वासु जब उस बुक को पढ़ता है तो फिर उसके कान से आ रही थी और कृति जब पूछती है कि कान से खून क्यों आ रहा है तो प्रमोद बोलता है वासु अपनी दुनिया में खो जाता है और आसपास के सभी चीजों को भूल जाता है। और कृति जब वासु से पूछती है कि ये कब से हो रहा है और कितने बार हुआ है तो वासु जवाब देते हुए कहता है ये बहुत बार हो चुका है और हम दोनों के बीच जिस दिन झगड़ा हुआ था उस दिन भी हुआ था, जिस दिन स्क्रिप्ट लिख रहा था और जिस दिन वीडियो शूट कर रहे थे उस दिन भी। उसके बाद हम इधर देखते हैं जहां पर कृति एक डॉक्टर से मिलती है और वह सब बात डॉक्टर को बता देती है। तो डॉक्टर बोलती है हम हिप्नोथेरेपिस्ट से वासु के दिमाग के सभी रहस्य को पता लगा सकते हैं। और कृति बोलती है कि यह एक सेंसिटिव केस है इसलिए मैं भी आपके साथ रहूंगा। और हम इधर देखते हैं कि डॉक्टर वासु को हिप्नोथेरेपिस्ट के लिए तैयार करती है और वह वासु से कहती है हमने डेट और तारीख दोनों डायरी में लिख रखी है। जिस दिन तुम्हारे कान से खून आया था और डॉक्टर हिप्नोथेरेपिस्ट को स्टार्ट करती है तो वासु बहुत साल पहले जाता है और सबसे पहले रोजी नाम के लड़की का नाम बोलता है। और जब उससे पूछा जाता है कि ये रोजी कौन है तो वासु बोलता है रोजी मेरी पत्नी है। जिस पर डॉक्टर वासु से पूछती है कि रोजी ही तुमको ये बुक दी है तो वासु बोलता है कि उस समय तक ये बुक पब्लिक भी नहीं हुई थी। तो डॉक्टर पूछती है कि ये बात कौन से साल की है तो वासु बताता है कि ये बात 1969 की है। और डॉक्टर जब उससे नाम पूछती है तो वासु अपना नाम श्याम सिंगा रॉय बताता है। और उसके बाद हम 1969 के समय को देखते हैं जहां पर वासु को देखते हैं जिस समय वासु का नाम श्याम सिंघा रॉय था। और हम देखते हैं कि कुछ महादलितों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और बड़े लोगों के द्वारा उन्हें पानी नहीं छूने दिया जाता है, जिसे देख श्याम सिंघा रॉय उस दलित को कुआं में फेंक देता है जिससे वह पानी अछूत हो जाए और बड़े लोग इन दलितों को भी पानी पीने का अधिकार दे। श्याम सिंघा का कहाना था कि एक गोली एक ही को मार सकता है और एक कलम पूरी दुनिया को, इसीलिए हिंसा पर नहीं हमें अहिंसा पर चलना होगा। और उसके बाद हम श्याम को घर पर देखते हैं जहां पर श्याम के भाभी माँ श्याम से कहती हैं कि तुम्हारे बड़े भाई शहर से घर आ रहे हैं और तुमसे बहुत गुस्सा है इसलिए तुम उनसे बात मत करना और इस नवरात्र में किसी से उलझना नहीं। और उसके बाद वहां पर श्याम के बड़े भाई आ जाते हैं और श्याम को एक छाटे लगाते हैं और बोलते हैं कि तुमने उस नीचे जाति के लोगों को क्यों उस कुआं में डाले हो और तुम हम सभी को यहां से निकलवा आगे। तो श्याम बोलता है कि आप लोग को क्यों निकालेंगे, उससे पहले मैं ही चला जाता हूं। और रात के समय जब सब सो जाते हैं तो श्याम अपने छोटे भाई को कहता है कि किसी को मत कहना कि श्याम बंगाल गया है। और श्याम अपने सभी सामानों को लेकर निकल जाता है और नदी के किनारे जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नाव चलाने वाला वहां नहीं होता है और वहां पर पुजारी बैठे होते हैं। तो उनसे श्याम पूछता है कि मांझी कहां पर होगा तो पुजारी बताता है कि आज से नवरात्रि शुरू हो गए हैं इसलिए वह सब मंदिर में होगा। इसलिए श्याम उसको खोजने मंदिर में पहुंच जाता है लेकिन वहां पर उसको मांझी नहीं मिलता है जिसके कारण वह वहां से जा रहा होता है। तभी श्याम को पायल का आवाज सुनाई देता है जिसे देखने के लिए रुक जाता है और उसको जब श्याम देखता है तो वह देवी के तरह नाच रही थी और उसका नाम मैत्री था और श्याम को पहले ही नजर में उससे प्यार हो जाता है। उसके बाद मांझा वहां पर आता है तो श्याम उससे पूछता है कि ये कौन है तो वह बताता है कि ये सब दासी है और ये सब कोलकाता से आए हैं और इनको बाहर नहीं जाने दिया जाता है। और उसके बाद हम अंदर का सीन देखते हैं जहां पर उस मंदिर का महंत आता है और अपनी पसंद के लड़की को ले जाता है और उसके साथ रेप करता था और यही सिलसिला बहुत दिनों तक चलती रहती है। और उसके बाद एक दिन जब मैत्री नाच के अंदर जा रही थी तो श्याम बोलता है कि तुमसे कुछ बात करनी है इसीलिए मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करूंगा। और उसके बाद हम अंदर का सीन देखते हैं
जहां मैत्री एक दासी से कहती है कि मुझे एक आदमी ने मंदिर के बाहर बुलाया है। तो वह दासी बोलती है कि क्या तुम जाओगी? तो मैत्री बोलती है कि अगर कोई देख लेगा तो मुझे मार देगा। लेकिन इधर श्याम मैत्री का इंतजार रहा था और मैत्री उस रात नहीं जाती है। और फिर अगले दिन श्याम फिर से वही मंदिर में जाता है और श्याम दासी से बोलता है, इन लोगों बाहर क्यों नहीं जाने दिया जाता है? तो दासी कुछ भी बोलती है और उसके बाद मैत्री प्रसाद वितरण कर रही होती है। तो श्याम मैत्री से मिलने के लिए फिर कहता है और मैत्री सभी के सो जाने के बाद श्याम से मिलने बाहर चली जाती है और श्याम उसे रोज रात को नदी के किनारे घुमाने ले जाता और सुबह होने से उसको मंदिर में पहुंचा देता था। इसी बीच मैत्री को भी श्याम से प्यार हो जाता है और श्याम मैत्री को ऐ सब छोड़ क्यों नहीं देते हो और तुम अपनी कीमत को पहचानो। जिस पर मैत्री कहती है कि मेरे कीमत एक बोरी अनाज जितना है और मेरे 9 रात के अलावा और कोई रात ही नहीं है। और बोलती है कि अगर मैं उस मंदिर को छोड़ दूं तो ऐ समाज मुझे जीने देगी। जिस पर श्याम खाता है कि MS सुबहलक्ष्मी का नाम सुना है, वो भी एक दासी थी और उनको पद्म भूषण मिला है। उसके बाद श्याम कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं और कल विजयदशमी की रात है और मैं तुम्हारा इस नदी के किनारे इंतजार करूंगा और इस नदी के किनारे हम दोनों का नई जीवन होगी। और अगली रात जब श्याम इंतजार कर रहा था लेकिन मैत्री वहां पर नहीं आती है, जिससे श्याम को कुछ श्याम गलत लगता है। और जब वह मंदिर के पीछे वाला दरवाजा पर जाता है तो वह देखता है कोई औरत पीछे के दरवाजे से अंदर जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद श्याम भी मंदिर के अंदर जाता है तो वह देखता है कि मैत्री को किसी ने बहुत बुरी तरह मारा था, जिसे देखकर श्याम को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो श्याम दूसरी दासी से पूछता है तो वह बताती है कि जब मैत्री तुमसे मिलने जा ही रही थी कि उसी समय महंत आ गया और एक छोटी बच्ची को लेकर जा रहा था अपना हवस का शिकार करने, लेकिन मैत्री ने उस छोटी बच्ची को नहीं ले जाने दिया। इसके कारण ही मैत्री को महंत और महंत के लोगों ने बहुत मारा और श्याम गुस्सा में जाता है, महंत और महंत के आदमी को बहुत मारता है और उसके बाद मैत्री को लेकर वहां से बंगाल चला जाता है और वह दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन श्याम के पास उतना पैसा नहीं था जिससे वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकता था, इसलिए वो एक प्रेस में जाता है अपना नौकरी। कृष्णमूर्ति जज से कहता है कि यह सब अंधविश्वास है, इस हम पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन पद्मावती कृष्णमूर्ति से कहती है कि आपके सर पर किस चीज का निशान है? तो कृष्णमूर्ति बोलता है कि यह एक धार्मिक निशान है। जिस पर पद्मावती बोलती है को आप तो भगवान विष्णु के भक्त है तो आपको पता ही होगा कि भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम के मंदिर बनाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुआ था और उस मंदिर को बनाने का अधिकार दे दिया गया और उनसे किसी भी तरह का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मांगा गया। और 1939 में शांति देवी नाम के औरत ने पुनर्जन्म होने का दावा किया गया, जिसे पता लगाने के लिए 20 आदमी का कमेटी मेंबर बनाया गया और इस दुनिया के सबसे बड़े वकील ने इसे खारिज नहीं किया। और पद्मावती बताती है कि शांति देवी लुक्ति देवी की अवतार थी, इसलिए मेरे क्लाइंट का पुनर्जन्म हुआ है और उसने अपनी ही कहानी को दोबारा लिखा है, इसलिए किसी भी तरह का कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। और कोर्ट इसका फैसला अगले दिन स्थगित कर देता है और हम अगले दिन कोर्ट का सीन देखते हैं जहां पर जज फैसला सुनाता है। लेकिन उसी समय एक आदमी आकर गवाही देने का रिक्वेस्ट करते हैं तो जज तैयार हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि व्हीलचेयर पर एक बूढ़ा आदमी आता है और जज से कहता है कि वासु ही श्याम सिंगा रॉय है और श्याम सिंगा रॉय का पुनर्जन्म वासु के रूप में हुआ है। जिस पर एक्स क्रॉस डिफेंस वकील कृष्णमूर्ति कहता है, चलिए हम मान लेते हैं कि वासु ही श्याम सिंगा रॉय है और आपके पास इसका क्या सबूत है कि यह वासु ने ही लिखा है? जिस पर वासु के भाई कहता है कि मेरे पास सबूत है और बताता है कि वह कहानी श्याम ने उस समय सिर्फ मुझे ही दिखाई और किसी को नहीं, और एक पेपर जज को देता है जिसमें उस कहानी का आधा भाग रहता है और वासु के भाई उस केस को SR पब्लिशर के अध्यक्ष के रूप वापस लेता है और उसके बाद यह केस बंद हो जाता है। और उसके बाद वासु अपने भाई से पूछता, रोजी कहाँ है? तो वह बताता है कि मैंने तुम्हारे गुजर जाने के बाद मैंने रोजी को अपने चाचा के गांव में रख दिया, नहीं तो हमारे बड़े भाई साहब रोजी को भी मार डालते। और उसके बाद वासु रोजी से मिलने जाता है। और दोस्तों, यह फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।